हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 10 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा विस्तार से बताया जाएगा। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। कर विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है। विकल्प में है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो आज 10 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे मना रहे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है विशेषता इसकी। तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक हैं, उसके जनक कह सकते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। तो इनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है इसके संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। तो इनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है होम्योपैथी को मनाने का, होम्योपैथी दिवस मनाने का? तो विश्व भर में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। आपको पता होगा जो इंग्लिश दवा होती है वो उतना कारगर होती है, लेकिन वो उतना ही शरीर पे इफेक्ट डालती है। होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये सब दवाएं थोड़ा सा देर में काम करते हैं, लेकिन शरीर पे कम प्रभाव डालते हैं। ये आपको जानकारी होगी। होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ये सबको जो सरकार बढ़ावा दे रही है इस समय बहुत ज्यादा। थीम क्या है, किस थीम के तहत जो मनाया जा रहा है? तो होम्योपैथी फॉर ए हेल्दियर फ्यूचर्स, नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव, यानी स्वस्थ भविष्य के लिए होम्योपैथी प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी, इस थीम के तहत इस दिवस को मनाया जा रहा है। अगला है आज ही जल संसाधन दिवस मनाया जा रहा है, वाटर रिसोर्स डे। वो भी कहाँ मनाया जा रहा है? भारत में 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे जल दिवस आपको कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको हम 22 मार्च के दिन बताए थे, इसको ध्यान रखना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो जल संसाधन तो ऐसे ही मनाया जाता है। तो जल को बचाने और उसे जो है सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत में 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि जल जो है एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके लिए बहुत दुनिया इस समय बहुत परेशान है। कहा जाता है जल जो है आने वाले समय में अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो जल के लिए होगा। तो भारत में प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता थी वो बहुत ज्यादा घट रही है। इसके कारण से जो है भारत में जल संसाधन दिवस मनाया जा रहा है, वाटर रिसोर्स डे। तो जल एक संसाधन के रूप में जल एक संसाधन है भी, तो उसको जो है बढ़ावा देने के लिए कैसे उसको सुरक्षित किया जा सकता है, इसलिए इसको मनाया जा रहा है। देखिए, जल बचाओ, जीवन बचाओ, पृथ्वी बचाओ। आइल आइल जल को प्रदूषित होने से बचाएं और आइए जल को प्रदूषित होने से बचाएं और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो मनाया जा रहा है इस तरह। कौशल विकास मंत्रालय ने भारत कौशल त्वरक पहल, ये जो है आपको बताना है, भारत कौशल इंडिया स्किल एक्सीलरेटर लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है। तो ये आपको बताना है किस संगठन के साथ साझेदारी किया गया है भारत कौशल त्वरक पहल के लिए। विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सही उत्तर आपका रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच के साथ यह समझौता कौशल विकास मंत्रालय ने किया है। तो इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत कौशल त्वरक यानी इंडिया स्किल एक्सीलरेटर पहल को, इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी की है। तो भारत कौशल त्वरक पहल है, यह एक राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक निजी मंच है जो भविष्य के लिए तैयार कौशल और समावेशी कार्यबल विकास पर जो है केंद्रित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए यही पूछा जा सकता है कि ये किसके साथ समझौता किया गया है। जस्ट 1 मिनट।
किसके साथ समझौता किया गया। उद्देश्य क्या है, तो हितधारकों के बीच समन्वय में जो है सुधार, नीतिगत रूपरेखा को अद्यतन करना, मतलब उसको जो है नया करना, इसके लेवल कौशल मार्ग तैयार करके प्रणालीगत परिवर्तन को सक्षम बनाना। इसलिए इसको जो है इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो है 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है विश्व लेवल पर जो है आर्थिक जो है मामलों पर बात करने के लिए कई सारी रिपोर्ट भी जारी करता है। तो विश्व लेवल पे आर्थिक मुद्दे कैसे जो है समझाए जा सकते हैं, कैसे जो है बढ़ाए जा सकते हैं, इसके लिए कार्य करता है। ये स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोषण पखवाड़ा पहल, पखवाड़ा है, हाँ सही है। पोषण पखवाड़ा पहल को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो ये आपको बताना है किस मंत्रालय के तहत ये पोषण पखवाड़ा पहल लागू किया गया है। विकल्प है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसको जो है इस पखवाड़ा को पोषण पखवाड़ा को शुरू किया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 8 से लेकर के 22 अप्रैल तक, कब से 8 से लेकर के 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मना रहा है। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण मना रहा है। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जन भागीदारी और सहभागिता के माध्यम से स्वस्थ खान पान की आदतों को जो है बढ़ावा देना, इस उद्देश्य के तहत इसको मनाया जा रहा है। इसके विषय में जो है जीवन के जो पहले 1000 वर्ष होते हैं, 1000 दिन होते हैं, सॉरी वर्ष नहीं 1000 दिन, इस पे ध्यान केंद्रित करना, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल को बढ़ावा देना, तीव्र कुपोषण के सामुदायिक आधारित प्रबंधन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन करना और बच्चों में जो है मोटापे की समस्या को संबोधित करना। ये जो है आपको पता होगा बच्चे जो है कितना मोटे हो जाते हैं आजकल के बच्चे, मतलब हम सबको नहीं कह रहे, सब बच्चे, तो बच्चे जो है बहुत मोटापा का शिकार हो रहे हैं। हालांकि एक इसमें कारण यह खान पान तो है ही है, जान लीजिए जो है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आपका मोबाइल है, मतलब डिजिटल डिवाइसेज है। मोबाइल में बच्चा जो है दिन भर लगा रहता है, बाहर कहीं जाता ही नहीं है खेलने। जो उसका महत्वपूर्ण जो है एक कह लीजिए शरीर का एक जो है महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होता है बाहर खेलना, उसका वो शारीरिक मेहनत कर ही नहीं रहा है, शारीरिक जो है काम कर ही नहीं रहा, तो इसके कारण से भी मोटापा बढ़ता है। तो इसके लिए सरकार कई सारे पहल कर रही, कई सारी योजनाएं जो है लॉन्च कर चुकी है। इसको कैसे जो है बच्चों में जो एक्सरसाइज होता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। शहर में आप देखते होंगे कई जगह जो है शहर में एक्सरसाइज वाला पॉइंट बन गया है, खेलने वाला पॉइंट बन गया है। अगला है, चर्चा में रहा डोकरा कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है, डोकरा या ढोकरा कहीं कहीं लिखा जाता है। तो ये कला मुख्य रूप से कहाँ किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, पंजाब। सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। तो इसको क्यों अभी चर्चा में? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी आपको पता होगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड गए थे। तो थाईलैंड की जो पीएम है, थाईलैंड के पीएम को इन्होंने जो है पी सिनावात्रा, जानते होंगे फीमेल है वहाँ की पीएम, फीमेल पीएम है। तो वहाँ उन्होंने इसको जो है डोकरा कला से संबंधित एक पीकॉक बोर्ड जो है क्या किया है, गिफ्ट किया है, उनको दिया है। तो इसके कारण से न्यूज में था। तो पीएम मोदी ने थाईलैंड के पीएम पी सिनावात्रा को डोकरा कला से निर्मित पीकॉक ओट गिफ्ट किया है। क्या किया है? पीकॉक ओट गिफ्ट किया है। तो अब ढोकरा या डोकरा कला क्या है? इसे वेल मेटल शिल्प भी कहा जाता है। तो ये एक प्राचीन भारतीय कला है जिसमें जो है इसमें धातु की ढलाई लास्ट वेक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके मूर्तियां और अन्य वस्तुएं जो है बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाई जाती है लास्ट वेक्स कास्टिंग का उपयोग करके। इसमें क्या होता है, मोम के जो है, जैसे ये मोम का है,
इसमें वस्तुओं को ढाला जाता है और उसके बाद में जो है मोम को पिघला करके हटा दिया जाता है, तो उसमें उस आकार का ये चीजें बन जाती हैं। तो यही होता है जो लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक है। इसकी विशेषता क्या है इस कला की, तो ढोकरा कला में जो है कोई जोड़ नहीं होता है और हर टुकड़ा जो है अद्वितीय और हस्त निर्मित होता है। वही क्यों होता है, क्योंकि लास्ट वैक्स कास्टिंग का उपयोग किया जाता है जो है इसके लिए। अगला है यह कला ढोलकरा डामर जनजाति है वहां जो है निर्मित है। देखिएगा ये खाली छत्तीसगढ़ में कला नहीं निर्मित बनाया जाता, जो छत्तीसगढ़ के आसपास राज्य है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ तक कि तेलंगाना हो गया, तो ये सब राज्यों में इसका जो है विस्तार है, इसको ध्यान रखना है इस कला का। अगला है किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। तो आपको बताना है किस देश ने जो है 3D प्रिंटेड स्टेशन विकसित किया है। यूएसए, फ्रांस, जापान, भारत। सही उत्तर आपका रहेगा ऐसा उपलब्धि किसने हासिल किया है, जापान ने हासिल किया है। तो क्या होता है 3D प्रिंटेड, उसके बाद कैसे क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जापान की बेस्ट जापान रेलवे कंपनी है बेस्ट, उन्होंने अरीदा शहर है जापान में, वहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। कौन सा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, इसमें जो है यह नया हत्सुशिमा स्टेशन 6 घंटे से भी कम समय में बनाया गया था। तो इस 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। तो यह एक डिजिटल मॉडल के आधार पर सामग्रियों की परत बनाकर त्रिआयामी 3 डायमेंशनल जो है वस्तुएं बनाने की तकनीक है। नाम से ही आपको पता चला 3D मतलब 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। तो एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडिट करके इसको बनाया जाता है। तो यही आपसे डिजिटल मॉडल है, डिजिटल मॉडल और जो सामग्रियां होती है उसको परत बना करके लेयर बना करके बनाया जाता है। पारंपरिक विनिर्माण के विपरीत जो है इसमें जो पारंपरिक विनिर्माण होता है जो ट्रेडिशनल रूप से बनता है उसके विपरीत इसमें क्या होता है 3D प्रिंटिंग में, इसमें सामग्री को परत दर परत जो है जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, परत दर परत जोड़ा जाता है, जिससे जो है अपशिष्ट जो होता है अवशिष्ट कम होता है और जटिल डिजाइन बनाने की अनुमति इससे मिलता है। यानी जटिल से जटिल डिजाइन इससे बनाया जा सकता है और जो अवशिष्ट होता है उसका निर्माण भी कम होता है। ये देखिएगा इस तरह से कुछ बनाया जाता है। दोस्त चैनल अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और अब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। अभी न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिया है। वो भी तमिलनाडु का मामला था, तमिलनाडु के केस में। अभी आपको बताते हैं क्या पूरा मामला था। वैसे ये बताना, राज्यपाल को यह आदेश दिया है कि विधानसभा अगर कोई विधेयक पारित कर रहा है तो उसको आपको 3 माह के अंदर अगर आपको पास आया है तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। ये नहीं कि आप दबा करके बैठ जाइए, क्योंकि वहां 10 महत्वपूर्ण ऐसे विधेयक थे, 10 विधेयक जो उन्होंने क्या किया था, दबा करके बैठ गए थे, उसमें सिग्नेचर ही नहीं कर रहे थे, न राष्ट्रपति को आगे प्रोसीड कर रहे थे। तो इसके कारण से ये जो है सुप्रीम कोर्ट खपा हुआ था बहुत ज्यादा। तो हालांकि उनको बहुत सुनाया, तो उसके कारण से न्यूज में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमिलनाडु के राज्यपाल जो आर्यन रवि हैं उनके 10 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी देने से रोकने को गैर कानूनी इलीगल बताया है, इलीगल घोषित किया है। तो 10 महत्वपूर्ण बिल जो तमिलनाडु सरकार ने पास किया था विधानसभा में, उसको वो रोक करके बैठे थे, उसको मंजूरी ही नहीं दे रहे थे, उसके कारण से न्यूज में था। तो अनुच्छेद जो है 200 के अनुसार गवर्नर के पास 4 विकल्प होते हैं जब कोई विधेयक जो होता है विधेयक तो उसके पास भेजा जाता है। यानी विधेयक अगर विधानसभा में लाया गया और पास होने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, 4 जो है वो कर सकता है। जैसे पहले क्या होता है, पहले बिल को सहमति देना होगा, उसके बाद बिल रोक भी सकता है, बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है, या बिल को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना होगा। तो ये चारों कंडीशन उनके पास होता है। ये चारों में से जो है बिल को सहमति या तो दे दे, या तो रोक ले, या तो वापस भेज दे, या रिजर्व रख ले।
अगर ऐसे चारों नहीं होता, लेकिन धन विधेयक इसमें अपवाद है, धन विधेयक में वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनको सहमति देना ही पड़ता है। तो ये चारों चीजें होता तो वो कई बार क्या होता था, उसको जो है पुनर्विचार के लिए भेजता ही नहीं था, अपने पास रख करके रोक करके बैठ ही जाता था, देखिएगा। और या तो फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता था, ऐसा भी रहे हैं कि मतलब हर जगह राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता था, तो बिल बहुत जो है ज्यादा समय तक पेंडिंग हो जाता था, उसके कारण से बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप 3 महीने के अंदर इसको जो है लौटाइए विधानसभा को। राज्यपाल के बारे में वर्णन अनुच्छेद 153 में है, और 163 में जो है राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि मंत्री परिषद की सलाह पर वो कार्य करेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है चर्चा में रहा बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक में स्थित है। तो क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ जो है कुछ निर्माण से संबंधित विवाद हुआ है, तो पर्यावरणविदों और नागरिकों ने कर्नाटक में बांदीपुर बचाओ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि राज्य सरकार बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर जो गुजरने वाली नेशनल हाईवे 766 है उस पर रात्रि यातायात प्रतिबंध हटा सकती है, ऐसा न्यूज में आया है। क्यों हटा सकती है? क्योंकि यातायात जिससे जो है रात्र में भी चले। तो अभी तक क्या होता है, वहां रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक यातायात क्या रहता है, बंद रहता है। तो सुबह 6 बजे तक बंद रहता है, जिसके कारण से रात्रि में दुर्घटनाएं पशुओं के साथ कम होता है, जानवरों के साथ कम होता है, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत घटी हैं जब से 9 बजे से 6 बजे तक रात तक यहाँ यातायात प्रतिबंधित है। लेकिन सरकार कह रही है कि इसको हम चालू करेंगे, तो इसी कारण से बहुत विरोध हो रहा है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका चामराजनगर जिला है कर्नाटक में, वहां स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन, कीनो, बांस, ये सब जो है वनस्पतियां मिलती हैं। जीव जंतु देखेंगे आपके तो बंगाल टाइगर, हाथी, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू, ये सब वहाँ जीव जंतुएं मिलती हैं। और जो 700 नेशनल हाईवे 766 है वो केरल की कोझिकोड को कर्नाटक के कोल्लगल को जोड़ता है, और पहले इसका नाम नेशनल हाईवे 212 था, लेकिन अब इसका 766 कर दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 3.2 मीटर एपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गार्जियंस अंटार्कटिक गार्जियंस है आई लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने ये लॉन्च किया है। चीन ने अंटार्कटिका के झुंगसन स्टेशन पर 3.2 मीटर एपर्चर वाला और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गार्जेस अंटार्कटिक आई नाम से जो है इसको लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन और अमोनिया जैसी जो अंतर तारकीय गैस का अध्ययन करने और गहरे अंतरिक्ष में तारा निर्माण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टेलीस्कोप अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड है और जो तेज हवाओं में भी काम कर सकता है, जिससे यह एक बड़ी इंजीनियरिंग सफलता बन गई है। तो कहां से लॉन्च किया गया है? तो चीन ने जो है अंटार्कटिका के झोंगसन स्टेशन पर इसको लॉन्च किया है, स्टेशन से। ये आपको ध्यान रखना है। चीन ने जो है ऐसी उपलब्धि चीन हासिल कर रहा है, इसके बारे में आपको पता होगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखिएगा, यूट्यूब बहुत कम लोगों को पता नहीं क्यों भेजता है कई बार, तो इसके कारण से समस्या होती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो आप लोग जो है इसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।